हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम भाग पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पिछले चैप्टर में हम लोग जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के पतन के कारण के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उस काल के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, साइंस एवं टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे पहले हम लोग देखें कि किसी भी साहित्य को या टेक्नोलॉजी को या विज्ञान को हम लोग कैसे समझेंगे जब तक से उससे संबंधित कोई साहित्य या पुस्तक उपलब्ध नहीं हो। तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को अब जो लिपि मिली है वो चित्रलिपि मिली है। वो चित्रलिपि की जानकारी थी उनको। कई ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिस पर चित्रलिपि अंकित है, लेकिन आज वो चित्रलिपि को आज भी पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाए हैं हम लोग। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि वहाँ की लिपि जो थी चित्रलिपि थी, जो मुद्राओं पर अंकित मिली है। उसके बाद उस काल में धातु कर्म, दूसरा पॉइंट जो दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से धातुओं का प्रयोग होता था। तो उस समय ऑर्नामेंट्स के लिए, गहना बनाने के लिए, स्त्रियों के गहने जो बनते थे वो बोन्स के होते थे, स्टोन्स के होते थे, सोना और चांदी के होते थे। लेकिन मूर्तियां जो कुछ मिली हैं वो कांसे की मूर्ति मिली है, तांबे की मूर्ति मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय कांसे बनाने की, कांसा दो धातुओं को मिलाने से कांसा का निर्माण होता है। दो धातु में तांबा करीब 75 से 90% तांबा होता है और 10 से 25% तक टीना होता है। तो दोनों को 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर, गलाकर दोनों को मिक्स किया जाता है। इसका मतलब उस काल में वहाँ के निवासियों को ये तकनीक मालूम थी कि इतना हाई टेम्परेचर पर दोनों को पिघलाकर एक धातु तैयार किया जाए जिसे कांसा के नाम से हम लोग जानते हैं। राजस्थान में खेतड़ी में हम लोग को मिला है तांबे का खान मिला है, जो वहाँ से लोग धातु प्राप्त करते थे। अब हम लोग वाहन के रूप में देखा जाए तो वहाँ बैल गाड़ी का खिलौना मिला है, जो ये सूचित करता है कि उस काल में लोग बैलगाड़ी का प्रयोग अपने वाहन के रूप में करते होंगे। अब देखिए, उसके बाद गोदी एवं नौका। गोदी की चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं। लोथल से ईंटों से निर्मित 128 मीटर लंबी एवं 37 मीटर चौड़ी एक आयताकार गोदी, डॉकयार्ड, जिसे बंदरगाह कहते हैं, मिली है। ध्यान रखिएगा, इस बंदरगाह की लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, जो कि ईंटों से निर्मित है, 128 मीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी। इससे पता चलता है कि नौका से भी व्यापार होता था। नौका से एक जगह से दूसरी जगह लोग आया जाया करते थे और उस नौके पर अपने वस्तु को, अपने सामान को रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचते होंगे या खरीद कर फिर उसी के द्वारा लाते होंगे। तो हम लोगों को एक और मोहनजोदड़ो के एक बर्तन पर
बोट नाव का चित्र बना हुआ मिला है, जिससे पता चलता है कि विदेशों से बोट के द्वारा व्यापार होता होगा। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में मेलुहा, ध्यान रखिएगा, मेलुहा सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापार संबंधों की चर्चा है। मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला है जिसमें मेलुहा नामक स्थान, जिसको सिंध क्षेत्र कहा गया है, उसका जिक्र है, जिसे व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल से फारस की मोहरें मिली हैं। फारस माने इराक। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सीलें माने मोहरें मिली हैं मेसोपोटामिया से। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें, तो बेलनाकार मोहर कहाँ की मोहर वो है? मेसोपोटामिया की मोहर है। तो वो मेसोपोटामिया की मोहर कालीबंगा में मिली है। इससे भी प्रमाणित होता है कि कालीबंगा से मेसोपोटामिया तक लोग आते जाते होंगे और व्यापारिक संबंध रहा होगा। अब देखिए, अगला पॉइंट है माप तौल की तकनीकी ज्ञान। वहाँ खुदाई में करीब 150 बाट मिले हैं, पटखरा जिसको हम लोग कहते हैं। उसमें सबसे बड़ा 1375 ग्राम का, हम सबसे छोटा 0.87 में 87 ग्राम का है। ये बाट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में है। यहाँ 16 के अनुपात का विशेष महत्व रहा है उस काल में। जैसे 16 छटाक का 1 शेर होता था और 16 आने का 1 रुपया होता था। अब लंबाई मापने के लिए बराबर दूरी पर माप लगे डंडे प्राप्त हुए हैं। लंबाई की इकाई 1 फुट थी, जिसमें 37.60 सेंटीमीटर होते थे। एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी। एक बात ध्यान देने योग्य है कि वहाँ जो सबसे बड़ी ईंट मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसकी भी लंबाई यही है। मतलब एक हाथ की लंबाई की ईंट उस समय बनती होगी, तैयार होता होगा। और छठा है नगर नियोजन, जो कि महत्वपूर्ण है। अब नगर नियोजन की जो विशेषता थी कि वहाँ की सीधी सीधी सड़कें एवं चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, जो एक दूसरे को समकोणों पर काटती थी। सड़क के किनारे पक्की ईंटों की बनी और ढकी नालियाँ होती थी। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। पक्की ईंटों के निर्माण की तकनीक से सिंधु घाटी के लोग परिचित थे, इससे प्रमाणित होता है। इन्हें रेखा गणित का भी ज्ञान था, चूँकि पक्की ईंट उस समय के समकालीन सभ्यताओं में इस तरह का प्रयोग नहीं होता था। पक्की ईंट का प्रयोग सिर्फ सिंधु घाटी में ही मिला है, इसलिए इस सभ्यता को एक शहरी और एक उन्नत सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उस समय के समकालीन सभ्यताओं में इस तरह की व्यवस्था, नाली, ढकी हुई नाली, जो कि शहरों में बनाया जाता है, आजकल ये व्यवस्था देखने को मिलती है। नरमुखे बनाए जाते हैं, चैम्बर्स बनाए जाते हैं, वो उस काल में मिले हैं, जो कि अन्य जगहों पर वो प्राप्त नहीं होता है। 7वां पॉइंट है चिकित्सा ज्ञान। अब सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में मोहनजोदड़ो से शिलाजीत का टुकड़ा मिला है। शिलाजीत बलवर्धक होने के साथ साथ कई व्याधियों को, माने कई रोगों को दूर करने में सहायक है। सिंधुवासी चिकित्सा विज्ञान से भी परिचित रहे होंगे। कालीबंगा से एक ऐसा कपाल हेड प्राप्त हुआ है जिसके मस्तिष्क शोथ की बीमारी थी। शोथ मीन्स सूजन, स्वेलिंग, सूजा हुआ मस्तिष्क मिला है। अतः संभव है कि मस्तिष्क पर इस बीमारी से संबंधित कई शोध किया गया होगा। मतलब उस समय के लोग चिकित्सा विज्ञान से भी परिचित थे और आयुर्वेद के द्वारा
प्रकृति में उपलब्ध औषधियों के द्वारा चिकित्सा या इलाज करते थे। इससे प्रमाणित होता है। इसलिए हमारी ये सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत उन्नत किस्म की सभ्यता मानी गई। अब देखिए, स्मरणीय तथ्य को भी आप लोग याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में यहाँ बांटा गया है, जिसको निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसको पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। तो जिसमें निम्न पूरा पाषाण काल होमो इरेक्टस मानव, जो खड़ा होकर के मानव चलता था। मध्य पूरा पाषाण काल निएंडरथल मानव, जो आग उग का आविष्कार किया था। निएंडरथल मानव ने आग का आविष्कार किया था। उच्च पूरा पाषाण काल क्रोमैग्नन मानव, जिसे बुद्धिजीवी मानव कहा गया। मतलब यहाँ तक पूरा पाषाण के उच्च पूरा पाषाण काल तक क्रोमैग्नन मानव, बुद्धिजीवी मानव आ गए थे। उसके बाद है, इसका टाइम दिया हुआ है 25 लाख से 1 लाख ईस्वी पूर्व निम्न पूरा पाषाण काल के मानव हुए। 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल हुए। 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व उच्च पूरा पाषाण काल के क्रोमैग्नन मानव हुआ। 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व मध्य पाषाण काल, इसको मेसोलिथिक एज कहा जाता है, वो काल माना जाता है। 7,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व नव पाषाण काल माना जाता है। और 2750 से 1700 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व लौह काल, मतलब लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व में होता था, इसे महापाषाण काल माना जाता है। अब नीचे कुछ याद करने वाले, स्मरण करने वाली कोई चीज़ है। हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। ये पिगट महोदय ने इन दोनों साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। यह एक नगरीय, माने शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था, बहुत विशाल था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर थी। इसको भी याद रख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट, ईरान एवं चीन आदि सभ्यताओं के समकालीन थी। प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन और कौन सी सभ्यता थी, तो इसको याद रखिएगा, मेसोपोटामिया, क्रीट, ईरान, चीन, मिस्र। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। प्रश्न आता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है, तो पूरा जोड़ तत्व। पूरा का मतलब पुराना, तत्व का मतलब वस्तु, पुरानी वस्तु। पुरातत्व का मतलब वह है पुरानी वस्तु। 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब 1875 में कनिंघम महोदय ने हड़प्पाई मोहर पर, मतलब हड़प्पाई सील जो प्राप्त हुए हैं, उस पर उन्होंने अपना सबसे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब इसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार किए हैं इस चैप्टर से, उसको भी आप लोग सुन सकते हैं। मैं इस पर लोड तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप सुन सकते हैं। जब पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता, तो शहरी सभ्यता थी, इसको नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। पुरातत्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पूरा जोड़ तत्व, मतलब पुरानी वस्तु। पुरातात्विक स्तरीकरण वैज्ञानिक अध्ययन की नींव पिट रिवर्स महोदय ने कहाँ रखी थी? तो मिस्र में। इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फिर है विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 15 जनवरी 1784। इसमें 3 क्वेश्चन है। अब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स। कहाँ की? कलकत्ता। कब की? 15 जनवरी 1784 में। ये 3 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। सर जॉन मार्शल को पुरातत्व
सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल कब बनाया गया? 1902 में, 1902 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों के आधार पर 1924 ईस्वी में विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की? सर जॉन मार्शल ने, है ना। सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन ने कब की? 1826 में। इसे देखिए कई क्वेश्चन है, किसने की? तो चार्ल्स मैसन ने। कब की? तो 1826 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम किसने किया? जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों ने। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान प्राप्त पुरातत्वों पर 1912 ईस्वी में एक लेख किसके द्वारा लिखा गया? J.F. फ्लीट के द्वारा। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी के। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां किसने कहा? पिगट महोदय ने। हड़प्पा एक एवं मोहनजोदड़ो के बीच कितनी दूरी थी? 483 किलोमीटर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ी थी? 20 गुना बड़ी थी। मिस्र एवं मेसोपोटामिया के सम्मिलित क्षेत्रफल से सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना बड़ा था? 12 गुना बड़ा था। अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। 1946 ईस्वी में कार्बन 14 विधि की खोज किसने की? अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी ने। कार्बन 14 विधि का प्रयोग किस लिए होता है? पुरावस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए। पुरावस्तु का मतलब पुरानी चीज़ों, पुरानी वस्तुओं का तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, माने उपज के हिसाब से। मोहनजोदड़ो से मिली मोहरें, मोहनजोदड़ो से मिली कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? 1398। पुजारी का सिर एवं कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल और लेख युक्त बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। मनके मतलब बीड्स, छोटे छोटे जो बीड्स होते हैं, मोती। लिपस्टिक, तराजू एवं बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चन्हूदड़ू से। फारस की मोहरें, आटा पीसने वाली चक्की, 3 युगल समाधान, माने 3 युगल मतलब डबल डबल शव हैं, लाश है। गोदी बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। अब देखिए इसमें कई क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और हो सके तो पॉज करके वीडियो को आप लिख लीजिएगा। अग्निकुंड बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया। तांबा बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया से। तांबा के बैल की मूर्ति। लकड़ी की नाली जो बनी थी, लकड़ी की नाली मिली हुई है। नकाशीदार ईंट एवं हल से जुते खेत, अक्सर आता है हल से जुते खेत कहाँ? नकाशीदार ईंट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से, याद रखिएगा। चंद्राकार अंगूठी, नाक कान की बालियाँ, मछली पकड़ने के कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली, हरियाणा, हिसार जिले से। ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति किससे संबंधित थी? बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति सड़क से संबंधित थी, जो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसलिए उसको ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति कहा गया। 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन
पुस्तक किस पुरातत्वविद ने लिखी? अर्नेस्ट मैके ने लिखी, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या थी? मुख्य सड़क, जिसको राजमार्ग भी कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कहते हैं 9.15 मीटर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का आकार क्या था? 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा था। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधु निवासी शवों की अंतिम क्रिया उत्सर्ग कितने प्रकार से करते थे? तो 3 प्रकार से करते थे। सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? बाढ़, बीमारी एवं बाह्य आक्रमण। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रलिपि, इसीलिए उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इस चैप्टर में आज यहीं तक। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और जहाँ ज़रूरत हो उसे वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट कर लीजिएगा, ताकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सके। धन्यवाद।